हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इस सेशन में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन सीरीज का सेशन चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों का टूल ज्योमेट्री एंड साथ में आप लोगों का जो टूल सिग्नेचर मतलब आप लोग समझते हो, जो आप लोगों का यहाँ पे टूल सिग्नेचर होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम खराब किए हुए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोगों को ये दिख रहा होगा स्लाइड, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आप लोग आराम से पढ़ सकते हो पुश करके, अगर ज़रूरत पड़े तो। बाकी यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सी ऑप्शन है। चलिए, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन है आप लोगों का, इसमें ये ऑप्शन यहाँ छूट गया है तो मैं करेक्ट कर देता हूँ पहले। टूल ज्योमेट्री ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे सीक्वेंस है। इसको करने से पहले आप लोग एक बार यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्या करोगे, मेरे साथ में कुछ चीज़ें हैं उनको सीख लो। ठीक है, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। टूल डेजिग्नेशन के आप लोगों के 2-3 मेथड हैं। यहाँ पे ये ASA मेथड की जो बात कर रहा है, टूल सिग्नेचर में किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ASA सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, ASA सिस्टम की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 7 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अ टूल इज कंसिस्टिंग 7 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते हैं उसमें, 7 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे 6 एंगल एंड 1 नोज रेडियस। ठीक है, 6 एंगल होते हैं और नोज रेडियस होती है। 6 ही एंगल्स के बारे में जनरली हम लोग टूल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ASA सिस्टम के अकॉर्डिंग पहला होता है आप लोगों का यहाँ पे अल्फा बी। 1 मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से इन चीज। देखिए, यहाँ पे आप लोगों का ये अल्फा बी है। अल्फा बी के बाद आप लोगों का अल्फा एस, के बाद गामा ई, गामा एस। ठीक है, सी ई और सी एस, और यहाँ पे नोज रेडियस आर। अल्फा बी यहाँ पे आप लोगों का क्या रिप्रेजेंट करता है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली बैक रेक एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बैक रेक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अल्फा एस जो है, ये आप लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है साइड रेक एंगल को। ठीक है, और ये गामा ई जो है, बहुत सी जगह फाई भी लिखा होता है, अलग अलग सिंबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो सिंबल्स हैं उनके नाम लिखते हुए चल रहे हैं। ये आप लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंड रिलीफ एंगल को। ये आप लोगों का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है साइड रिलीफ एंगल को। यहाँ पे ये आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है एंड कटिंग एज एंगल को। और ये आप लोगों का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है साइड कटिंग एज एंगल को। ठीक है, ये आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नोज रेडियस को। ठीक है, आर यहाँ पे आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है किसको? नोज रेडियस को। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। अब ये जो सीक्वेंस है आप लोगों का, आप लोगों ने देखा यहाँ पे, ये आप लोगों के कौन से एंगल हैं? दोनों रेक एंगल्स हैं। यहाँ पे क्या है? ये रेक एंगल। और ये दोनों आप लोगों के रिलीफ एंगल भी होते हैं। रिलीफ और क्लियरेंस एंगल भी ये आप लोगों के बोले जाते हैं। ये आप लोगों के यहाँ पे कटिंग एज एंगल है। अब यहाँ आप लोगों को देख रहा है कि ये रेक हैं पहले दो, फिर रिलीफ हैं दो, और 6 एंगल में फिर आप लोगों के कटिंग एज एंगल है। और हर एक सीक्वेंस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड वाला जो है, ये आपका सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पे। ठीक है,
फर्स्ट पोजीशन पे बैक या एंड है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे एक पोएम है उसको याद कर लो, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ये सीक्वेंस के लिए। रेक रिलीफ कटिंग, rake relief cutting, side will come last, will come last, and finish with nose radius। इस पे फिनिश होता है नोज रेडियस पे, ये आप लोगों का फिनिश होता है। रेक रिलीफ कटिंग, साइड विल कम लास्ट एंड फिनिश विद नोज रेडियस। ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रही है। रेक रिलीफ कटिंग, साइड विल कम लास्ट एंड फिनिश विद नोज रेडियस, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। अब इसके बाद आप लोग देखिए आगे क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहले रेक एंगल, फिर रिलीफ एंगल, फिर कटिंग एज एंगल, साइड विल कम लास्ट। इनमें तीनों में आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे जो आप लोगों का साइड कटिंग एज एंगल है वो तीनों में ही रेक रिलीफ कटिंग, साइड यहाँ पे लास्ट में ही आ रहा है और नोज रेडियस पे ये फिनिश हो रहा है, ठीक है। ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, ये हमारे गुरुजी का दिया हुआ फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना बताते हैं आप लोगों को। एक आप लोगों का सब्जेक्ट होता है आरसीसी, आरआरसी कह लो या फिर आरसीसी, क्योंकि रैक रिलीफ कटिंग, रेक क्लियरेंस और कटिंग ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। आरसीसी अगर नहीं पढ़ोगे तो ईएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। एंड और बैक आप लोगों का एक ही बात होती है, ठीक है, एंड और बैक एक ही बात होती है आप लोगों की, और ये साइड को कर रहा है। तो यहाँ पे आर के साथ में पहले आप लोगों का क्या हो जाएगा, आर के साथ में आप लोगों का यहाँ पे ई और एस जब मैं लिखूंगा तो ई या बी होगा, तो ये रैक एंगल है, ठीक है, ये रेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्फा बी, और ये इसके नीचे अल्फा एस, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा आप लोगों का सी और आर, ये जो आप लोगों का है यहाँ पे, ये क्लियरेंस और रिलीफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का गामा ई और गामा एस, ठीक है। इसके बाद कटिंग एज एंगल्स हैं ये भी ई और एस, ठीक है, सभी में देख रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आया, सी ई और सी एस, फिनिश विद नोज रेडियस। आरसीसी नहीं पढ़ोगे, ईएस नहीं बनोगे, एंड और बैक एक ही बात होती है, रैक के साथ के दोनों। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए या जो भी आपका सीक्वेंस आए तो आप लोग बड़े आराम से इसको देख पाओगे। अब आई थिंक कोई दिक्कत आप लोगों को इससे नहीं होगी, ये बात आप लोग जान ही गए हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अब हम लोग अपना पहला स्लाइड पे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया कहाँ पे किस तरीके से क्या होता है, अब आपको देखना है। The following tool signature is specified for a single point cutting tool in American system। ठीक है, ये ऐसे सिस्टम मतलब अमेरिकन सिस्टम। यहाँ पे ये लिखे हुए हैं 10, 12, 8, 6। ये तो मैं दूसरा वाला देखने लगा है यहाँ पे, ये देखिए टूल ज्योमेट्री। तो बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, रिलीफ एंगल एंड रिलीफ एंगल, नोज रेडियस। ये आप लोगों को यहाँ पे सिक्वेंस दिया है, क्या ये सही है? आप लोगों का सिक्वेंस क्या होता है, अल्फा बी, अल्फा एस, गामा ई, गामा एस, टीई, टीएस एंड नोज रेडियस। अब देखो बैक रैक एंगल अपनी पोजीशन पे, पहला पोजीशन ठीक है, साइड रैक एंगल दूसरी पे है, ये भी ठीक है, एंड कटिंग एज एंगल यहाँ पे तीसरी पे है, तो यहाँ पे है तीसरा। अब साइड कटिंग एज एंगल यहाँ पे फोर्थ पे है, तो ये यहाँ रखा हुआ है। रिलीफ एंगल यहाँ पे है, तो ये यहाँ रखा हुआ है। ये 6 यहाँ रखा हुआ है, और ये 7th है आप लोगों का नोज रेडियस। तो यहाँ पे 1 2 5 6 3 4 7, ये सिक्वेंस हो गया। तो 1 2 5 6 3 4 7, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं आगे आप लोगों का क्या होता है, ये देखना है इसके बाद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टूल सिग्नेचर इज स्पेसिफाइड फॉर अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन अ अमेरिकन सिस्टम, व्हाट डज द एंगल 12 रिप्रेजेंट। 12 आप लोगों का किस पोजीशन पे, सेकंड पे। पहले दोनों रेक एंगल होते हैं, दूसरे आप लोगों के ये रिलीफ एंगल होते हैं, और ये दोनों आप लोगों के कटिंग एज एंगल होते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों का बेचारा यहाँ पे नोज रेडियस होता है, ठीक है।
ये 3 जो है यहाँ पे नोज रेडियस है। तो यहाँ पे 12 आपका किस पोजीशन पे है इसमें? दूसरी पे है रैक वाली में। अब पहला वाला तो बैक रैक एंगल होता है, दूसरा साइड होता है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द साइड रैक एंगल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का इसमें करेक्ट होगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे 3 आप लोगों का क्या कह रहा है? इन एएसए सिस्टम इफ द टूल नोमेनक्लेचर इज 8, 6, 5, 5, 10, 15, 2 mm देन द साइड रैक एंगल विल बी। तो यहाँ पे देखते हो आप लोग, पहला पोजीशन अल्फा बी, दूसरा अल्फा एस, गामा ई, गामा एस, टीई, टीएस और नोज रेडियस आर। तो यहाँ पे अल्फा एस जो है ये आप लोगों का 6 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड रैक एंगल, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देख रहे हो कितना आसान है, बस एक बार आपको सीक्वेंस याद करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ अ लार्ज नोज रेडियस ऑन द टूल। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है कि आप लोगों का नोज रेडियस जो है वो कैसा है? ज़्यादा है। नोज रेडियस आप लोगों को ज़्यादा होता है तो ये आप लोगों का सरफेस को डिटोरिएट नहीं करता है, सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो पहला आपका रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद इट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ चैटर। हाँ, अगर ये लिमिट से ज़्यादा चला जाता है आर का वैल्यू, तो ये आपका चैटर का पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। और जब चैटर का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है आप लोगों का, ये बात ध्यान रखिएगा, चैटर का पॉसिबिलिटी आप लोगों का आर, इसका मतलब टू लार्ज है। सेकंड स्टेटमेंट से पता चला लार्ज ही नहीं है। लार्ज अगर होता है एक लिमिट तक अगर होता है तो सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों का नोज रेडियस का वैल्यू अगर बढ़ता चला जाता है तो आप लोगों का क्या होता है? सरफेस फिनिश डिटोरिएट होने लग जाता है, यानी कि सरफेस फिनिश पुअर होने लग जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ चैटर आप लोगों का इंक्रीज कर जाता है। इट इम्प्रूव्स टूल लाइफ। नोज रेडियस आप लोगों का ज्यादा होता है तो नेगेटिव रैक एंगल होता है, तो टूल लाइफ भी ज्यादा होती है, यानी कि 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट। तो ये आप लोगों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आप लोग सोच रहे हो टूल लाइफ का सरफेस फिनिश से कोई लेना देना या चैटर से कोई लेना देना? कोई नहीं, ये अपना एक अलग फैक्टर है, ये अपने अलग फैक्टर है। ठीक है, तो ये मैंने गलत कब किया था? जब हमारा केवल इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन टू लार्ज होने पे यहाँ पे ये फिनोमेना आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया आप लोगों का यहाँ पे? और कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो। कई केसेस में अगर आप पॉजिटिव वाले देख के चलते हो तो ये वाला भी होगा, लेकिन नेगेटिव रेक एंगल, टू लार्ज जब आप लोगों का नोज रेडियस होता है तो नेगेटिव रेक एंगल होता है, और नेगेटिव रेक एंगल के केस में आप लोगों का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, फिफ्थ वन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग मशीनिंग कंडीशंस फॉर कंटिन्यूअस विदाउट बिल्ट अप एज चिप फॉर्मेशन। यहाँ पे मशीनिंग कंडीशन जो है आप लोगों की कंटिन्यूअस विदाउट बिल्ट अप एज चिप फॉर्मेशन की, इसको देखना है। ठीक है, कंटिन्यूअस विदाउट बिल्ट अप एज चिप फॉर्मेशन, ये देखना है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है? कंटिन्यूअस विदाउट बिल्ट अप एज चिप फॉर्मेशन की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे पहले सीख लो ये बिल्ट अप एज होता क्या है। ठीक है, बिल्ट अप एज आप लोगों का क्या होता है? बेसिकली डिपोजिशन ऑफ चिप मटेरियल। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ चिप मटेरियल ऑन टूल सरफेस। ठीक है, टूल सरफेस पे आप लोगों का यहाँ पे चिप मटेरियल का जो डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ चिप मटेरियल ऑन टूल सरफेस। ठीक है, यहाँ पे चिप मटेरियल का टूल सरफेस पे जो डिपोजिशन होता है वो आप लोगों का क्या बोला जाता है? बिल्टअप एज का फॉर्मेशन बोला जाता है। इट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ बिल्टअप एज। ये बात आप लोगों की यहाँ पे समझ में आ गई। कंसीडर द फॉलोइंग मशीनिंग कंडीशंस फॉर कंटिन्यूअस विदाउट बिल्टअप एज चिप फॉर्मेशन की जो बात कर रहा है, इसकी बात हो रही है। अब देखिए, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को जब मिल रही है तो आप लोगों का यहाँ पे एक बात क्लियर हो रहा होगा प्रॉपर, तो कोई भी संदेह की बात नहीं है। चिप मटेरियल जो है वो डिपॉजिट जब हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन और टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। ठीक है, स्मॉल रेक एंगल होगा तो आप लोगों का टेम्परेचर और ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज होगा। और बिल्टअप एज का फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखिएगा डक्टाइल मटेरियल में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब कंटिन्यूअस चिप बनती है तभी बिल्टअप एज का फॉर्मेशन होगा ओनली। ठीक है, कंटिन्यूअस चिप अगर बनेगा तभी आप लोगों का बिल्टअप एज का फॉर्मेशन होगा। आप लोग अगर यहाँ पे
ये कंटिन्यूस विदाउट बिल्टअप एज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे विदाउट बिल्टअप एज की बात कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों का रेक एंगल कम होगा तो बीयूई का फॉर्मेशन का चांस ज़्यादा होगा। कटिंग वेलोसिटी आप लोगों का यानी कि ज़्यादा होगा तो यानी कि रेक एंगल कम, बीयूई का चांस ज़्यादा। दूसरा फैक्टर है, इसको अलग से लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप लोगों का कटिंग वेलोसिटी v अगर इंक्रीज कर रहे हो तो VUE आप लोगों का कम होगा। रीजन क्यों कम होगा? रीजन क्या है कम होने का? ये बताइए आप। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो टूल और चिप को कांटेक्ट में आने का जो टाइम है वो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा जिससे कि वो वहाँ पे आप लोगों का डिपॉजिट हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा, डिपोजिशन का टाइम उसको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को पता चल गया, अल्फा अगर डिक्रीज करेगा तो बीयूई इंक्रीज करेगा, कटिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो बीयूई डिक्रीज करेगा। ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखिए ये चीज अगर आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई तो यहाँ देखिए डक्टाइल मटेरियल में बनेगा। कंसीडर द फॉलोइंग मशीनिंग कंडीशंस फॉर कंटिन्यूअस विदाउट बिल्टअप एज चिप फॉर्मेशन। देखो डक्टाइल में तो बिल्टअप एज भी बनेगा आप लोगों का और विदाउट बिल्टअप एज भी बनेगा। तो ये तो देखो दोनों के लिए कॉमन हो गया, लेकिन ये क्या कह रहा है विदाउट बिल्टअप एज की बात करनी है हमें। तो यहाँ पे आप लोगों का हाई कटिंग स्पीड की बात कर रहा है, तो ये फैक्टर आप लोगों का बीयूई को रिड्यूस करता है, यानी कि विदाउट बिल्टअप एज रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ बिल्टअप एज अकर्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कटिंग वेलोसिटी। यानी कि कटिंग वेलोसिटी को इंक्रीज करना यहाँ पे सबसे ज्यादा बेटर फैक्टर है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे स्मॉल चिप अनकट चिप थिकनेस जो है ये भी रखने पे थोड़ा सा कम होता है चिप का जो वो है आप लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है, होने को तो 3 हो रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट अगर इस सिक्वेंस को देखा जाए, लेकिन हमको जो सबसे बेस्ट है उसको लेके चलना है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे आपसे कहता ये 1 2 3 4 करके आपके स्टेटमेंट दे दिए जाते तो आप लोगों का 1 2 एंड 4 इज द करेक्ट। समझ रहे हो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ? बातों की गहराइयों को समझिएगा यहाँ पे, तो आपके चारों करेक्ट हो जाते क्योंकि तीनों करेक्ट हो जाते ये ए बी और डी, क्योंकि ये तीनों जो हैं आप लोगों के यहाँ पे किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कंटिन्यूअस विदाउट बिल्टअप एज चिप फॉर्मेशन की को। समझ गए यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आप लोगों का प्लेन अप्रोच एंगल आप लोगों का क्या होता है पहले ये जान लो। लैम्डा इज इक्वल टू होता है आप लोगों का 90 माइनस सी एस, ठीक है। यानी कि ये सी एस यहाँ पे आप लोगों का क्या है? साइड कटिंग एज एंगल है, ठीक है। तो साइड कटिंग एज एंगल जब 90 में से नेगेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का ये वर्क पीस है, ये टूल का यहाँ पे टॉप सरफेस है और इस जगह पे आप लोग देखोगे यहाँ पे ये आप लोगों का क्या है? पीई है और ये आप लोगों का यहाँ पे सी एस है, ठीक है। ये टूल का टॉप फेस है यहाँ पे, ठीक है, टॉप सरफेस ऑफ द टूल। तो यहाँ पे सी एस जो है इसका वैल्यू आप लोगों का अगर यहाँ पे जो भी है तो यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ 90 बना रहे हैं तो ये लैम्डा होगा यहाँ पे अप्रोच एंगल। समझ गए ना मेरी बात को? यानी कि सी एस इक्वल टू आप लोगों का 90 माइनस लैम्डा। अगर लैम्डा का वैल्यू आप लोग यहाँ से नेगेटिव कर दोगे 90 में से तो आप लोगों का सी एस का वैल्यू आ जाएगा, या लैम्डा इज इक्वल टू 90 माइनस सी एस। तो यहाँ पे एक चीज हमको पता चल रही है कि जो आप लोगों का अप्रोच एंगल का वैल्यू है वो आप लोगों का डिपेंड करता है यहाँ पे किस पे? साइड कटिंग एज एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है? साइड कटिंग एज एंगल पे डिपेंड करता है। ये बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। तो प्लेन अप्रोच एंगल जो है ये डायरेक्टली कंसर्न विद सॉरी कटिंग एज, इससे कंसर्न हो गया, कटिंग एज से हो गया। रेक एंगल जो है ये आप लोगों को पता ही है टूल के फेस पे बनता है, तो 1 यहाँ पे हो गया। क्लियरेंस एंगल आपको पता ही है टूल के फ्लैंक से कंसर्न्ड है, तो ये यहाँ बन गया। वेज एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड लिप एंगल,
और लिप एंगल जो होता है आप लोगों का वो किस पे डिपेंड करता है, टूल फेस और फ्लैंक सरफेस पे। ये बात आप लोगों को पता ही है, यानी कि लिप एंगल इज द एंगल बिटवीन टूल फेस एंड फ्लैंक सरफेस, यानी कि ये डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसमें डी का जो है तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब इसमें कौन सा सही है आप लोगों को ये देखना है, जिसमें आप लोगों का ए किसके साथ मैच हो रहा हो, 4 के साथ। देखो ए किसमें 4 के साथ मैच हो रहा है, बी में हो रहा है और सी में हो रहा है, ठीक है। अब बी के बाद में 1 2 3 का सीक्वेंस मिलना चाहिए, बी 1 से, सी 2 से और 3 डी से। तो 1 यहाँ पे ये तो नहीं मिल रहा है, 1 2 3 बी सी डी और 4 आप लोगों का यहाँ पे क्या है, कटिंग एज है, यानी कि ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये आप लोगों का यहाँ पे 6 का जो सी है वो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है, ये आप लोग जान लिए। अब देखिए, एंगल बिटवीन द रेक फेस एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू द मशीनिंग सरफेस अलोंग द विड्थ ऑफ टूल इज नॉन एज, ठीक है। यहाँ पे विड्थ ऑफ द, देखो टूल का जब हम लोग यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाते हैं, थोड़ा सा ये टूल ज्योमेट्री की बातें हैं, ये आप लोगों के टूल का है फ्रंट, सॉरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी, कभी कभी कोई कोई चीज बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ जाती है मुंह में से, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा माफी के दर्जे में लीजिएगा, ठीक है। बाद में मैं करेक्ट कर देता हूँ हालांकि साथ के साथ, क्योंकि वो चीज ज्यादा देर तक गलत थोड़ी रह सकती है। साइड साइड व्यू है ये टूल का, ये आप लोगों का यहाँ पे है फ्रंट व्यू है टूल का, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है आपके टूल का। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का यहाँ पे टॉप व्यू है टूल का, ठीक है। ये टॉप व्यू है टूल का आप लोगों के का, बात आप लोगों को यहाँ पे पता चल रही होगी। ये टॉप व्यू हो गया टूल का, ये साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द फेस, ये आप लोगों के टूल का क्या होता है, यहाँ पे फेस होता है, टूल फेस है ये। और ये आप लोगों का यहाँ पे फ्लैंक फेस है, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे, ये आप लोगों का एंड फ्लैंक फेस है, ये आप लोगों का साइड फ्लैंक है, और ये आप लोगों का यहाँ पे ये भी रेक सरफेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर, ये भी आप लोगों का रेक सरफेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का है एक, और एक यहाँ पे ये है, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे अल्फा बी को रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पे आप लोगों का एंड क्लियरेंस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और ये आप लोगों का साइड रेक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये साइड व्यू है टूल का, वो सॉरी विड्थ वाइज है ये, ठीक है। विड्थ वाइज यहाँ पे आप लोगों का ये देखने को मिला। ये आप लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है साइड क्लियरेंस एंगल को, और ये आप लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंड कटिंग एज एंगल को, और ये चीज आप लोगों की रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे साइड कटिंग एज एंगल को। और यहाँ पे ये कर्वेचर जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज जिस जगह पे आके इंटरसेक्ट करती हैं वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, नोज ऑफ टूल बोला जाता है। और उस नोज का जो कर्वेचर का रेडियस होता है वही आप लोगों का क्या बोला जाता है, नोज रेडियस बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पे जान गए, क्या बोला जाता है, वो नोज रेडियस बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ टूल जो है इसके अलोंग, क्योंकि ये देख रहे हो लेंथ ऑफ टूल है, ये लेंथ है, ये विड्थ है टूल की, और ये टॉप व्यू है, समझ गए ना। तो यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी, एंगल बिटवीन द रेक फेस एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू द मशीनिंग सरफेस अलोंग द विड्थ ऑफ टूल इज नॉन एज। तो किस तरीके से आप लोगों की यहाँ पे चीजें होंगी ये आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो ये मशीनिंग सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है, भाई ये पूरा सरफेस इस तरीके से टूल पे है तो पूरा परपेंडिकुलर हो गया इस सरफेस के, ऐसे करके मशीनिंग सरफेस को रिप्रेजेंट करता है ये चीज भी, तो ये दोनों मशीनिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये आप लोगों का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे साइड वाइज रैक फेस प्लेन परपेंडिकुलर टू द मशीनिंग सरफेस अलोंग द विड्थ ऑफ टूल इज नोन एज साइड रेक एंगल को ये चीज आप लोगों के की को रिप्रेजेंट करती है। ये बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 8th आप लोगों का क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द साइड फ्लैंक ऑफ टूल एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम कटिंग पॉइंट टू बेस ऑफ टूल इज नोन एज। यहाँ पे आप लोगों का जो एंगल किसके, साइड फ्लैंक ऑफ टूल के और परपेंडिकुलर लाइन जो है आप लोगों की जो ड्रॉ करी जा रही है किसके बीच में, एंगल बिटवीन द साइड फ्लैंक ऑफ टूल एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम कटिंग पॉइंट टू बेस ऑफ टूल इज नोन एज। यहाँ पे आप लोगों को देखना है साइड फ्लैंक और परपेंडिकुलर एक लाइन जो कटिंग पॉइंट से आपकी निकल रही है। तो यहाँ पे ये आप लोगों का डायग्राम ये वाला देखोगे ना तो यही चीज आएगी, साइड फ्लैंक है और ये आप लोगों का टूल टिप से एक परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ पे निकला। इस परपेंडिकुलर प्लेन के साथ में जो एंगल बन रहा है साइड फ्लैंक के साथ में वो आप लोगों का क्या बोला जाएगा, साइड क्लियरेंस एंगल बोला जाएगा। तो यहाँ पे साइड क्लियरेंस या साइड रिलीफ आर द सेम थिंग, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का साइड रिलीफ एंगल इज द करेक्ट आंसर। तो ये ज्योमेट्री जो है थ्योरी के लेक्चर में और अच्छे से बताया गया है, यहाँ पे बस मैं आप लोगों को बस इंडिकेट कर रहा हूँ। तो थ्योरी वाले लेक्चर में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि बहुत अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा इंप्रूव हो जाएगा। कैसे क्या लिखते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एक्सिस ऑफ टूल इज नॉन एज। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, टूल की एक्सिस और साइड कटिंग एज के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, सॉरी, ये आप लोगों का टूल है, इससे एक एक्सिस पास करा दी यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सिस पास हो रही है, यहाँ पे ये कटिंग एज है, यहाँ सी एस बन रहा है, तो ये एंगल भी तो आपका सी एस ही बनेगा। यहाँ पे ये सी एस है तो ये भी एंगल सी एस बनेगा ना। यहाँ पे बात आप लोगों को पता चल रही है, ये सी एस है कटिंग एज के साथ में, तो ये भी तो आप लोगों का यहाँ पे सी एस बनेगा। बात आप लोग जान रहे हो। तो यहाँ पे ये साइड कटिंग एज एंगल जो है ये आप लोगों की साइड कटिंग के साथ में और एक्सिस के साथ में बोल सकते हो, और कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, इट इज द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट व्हिच इज पास्ड फ्रॉम द स्टैंक ऑफ द टूल एंड कटिंग एज ऑफ द टूल। ठीक है, तो वो एंगल आप लोगों का साइड कटिंग एज एंगल होगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एक्सिस ऑफ द टूल इज नोन एज साइड कटिंग एज एंगल इज द करेक्ट आंसर। एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज इन द टॉप सरफेस ऑफ प्लेन ऑफ टूल क्या बोला जाता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पार्ट आप लोगों का जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये आप लोगों का टूल का नोज बोला जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तभी तो नोज रेडियस आ रहा था। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो आप लोगों का नोज एंगल बोला जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का एंगल बिटवीन द एंड कटिंग एज एंड एक्सिस ऑफ टूल इज नॉन एज, ये आपका कहाँ से आ गया क्वेश्चन, साइड कटिंग एज, ये एंगल बिटवीन द कटिंग एज एंड एक्सिस ऑफ द टूल इज नॉन एज। एंड कटिंग एज के साथ में जो एंगल बनेगा वो आप लोगों का एंड कटिंग एज एंगल बोला जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से आ गया था, हमने देखा था, अच्छा 9 10 11 है ये। एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज, हम एक क्वेश्चन आगे बढ़ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज इन द टॉप सरफेस प्लेन ऑफ टूल। ठीक है, जो आप लोगों का साइड कटिंग एज है और एंड कटिंग एज है, इनके टॉप सरफेस पे जो आप लोगों का दोनों के बीच में एंगल बनता है वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, नोज एंगल बोला जाता है। ये बात क्लियर है। अब देखिए, फॉर लार्ज पॉजिटिव रेक एंगल टूल विल बी, आप लोगों को मैंने बताया है, आप अगर अपने रेक एंगल को यहाँ पे देख रहे हो, एक ये रैक एंगल का टूल है आप लोगों का, ये लार्ज रैक एंगल है आप लोगों का अल्फा। ठीक है, और एक आप लोगों का यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है एक आप लोगों का, ये अल्फा यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, ये अल्फा आप लोगों का पॉजिटिव है, दैट मीन्स लार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये टूल जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द टूल इज
हायर। तो इस केस में यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी यहाँ पे, ये आप लोग देख ही रहे हो, इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा रेक एंगल का वैल्यू अगर होगा तो वीक होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये आप लोगों का कैसा हो गया, वीकर हो गया। ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया। ये आप लोगों का कैसा हो गया, यहाँ पे टूल रैक एंगल जितना ज़्यादा होगा टूल वीक होगा, और रैक एंगल जितना कम होगा उतना ही आप लोगों का टूल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो वीकर इज द करेक्ट ऑप्शन। For large negative back rack angle tool will be stronger होगा। अभी ये बात की है हम लोगों ने, बैक रैक एंगल हो या साइड रैक एंगल हो, कोई भी आप लोगों का ज्यादा हो, टूल की स्ट्रेंथ को वो इंक्रीज करेगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज्ड इफ द वैल्यू ऑफ रैक एंगल कैन बी डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे वैल्यू को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ आप लोगों की टूल की इंक्रीज करती है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव बेटर चिप फ्लो। यहाँ पे आप लोगों का बेटर चिप फ्लो कौन देता है, ये आप लोगों को देखना है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बेटर चिप फ्लो। बेटर चिप फ्लो आप लोगों को यहाँ पे किससे मिलता है, ये आप लोगों को पता ही है। पॉजिटिव रेक एंगल होगा तो आप लोगों का या वहां पे टूल आराम से स्मूथली मूव कर पाएगा। नेगेटिव और जीरो में आप लोगों का टूल जो है रेक सरफेस पे फ्लो नहीं कर पाता, अवे फ्रॉम द रेक सरफेस जाता है। दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव रेक एंगल इज द करेक्ट आंसर इस केस में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रेक एंगल होगा तभी आप लोगों का, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, पॉजिटिव रेक एंगल होगा तभी तो यहाँ पे आप लोगों का चिप ऐसे करके फ्लो कर पाएगा इसके ऊपर। नेगेटिव होगा तो ऐसे करके कर्ल बना के ऐसे करके भाग जाएगा चिप। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द रेक सरफेस जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, चिप आप लोगों का रेक सरफेस पे फ्लो करता हुआ जा रहा है। ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, पॉजिटिव बैक रैक एंगल यहाँ पे आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव लार्ज फ्रिक्शन ड्यूरिंग चिप फ्लो। ठीक है, ज्यादा फ्रिक्शन आप लोगों का कब होगा, ये आप लोगों को देखना है। पॉजिटिव बैक रैक एंगल में होगा या नेगेटिव में होगा या जीरो में होगा या स्मॉल लिप एंगल में होगा। भैया सीधी सी बात है, जब चिप फ्लो करेगी किसी सरफेस पे तभी तो फ्रिक्शन होगा। नेगेटिव और जीरो में जब फ्लो ही नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बैक रैक एंगल इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को पॉजिटिव बैक एंगल को करेक्ट आंसर बताना है जब आप लोगों का रेक एंगल जो है यहाँ पे क्या करे, फ्लो कैसे करे। पॉजिटिव बैक रैक एंगल ऑफ द टूल जो है ये आप लोगों को कब बताना है, जब आप लोगों का चिप की बात हो, क्योंकि चिप जो है आप लोगों का पॉजिटिवली रैक एंगल पे ही फ्लो कर पाता है, नेगेटिव और जीरो पे वो फ्लो नहीं कर पाता। ये बात आप लोग जान लीजिए। पॉजिटिव रैक एंगल इज गिवन फॉर मशीनिंग ऑफ। पॉजिटिव रैक एंगल आप लोगों का किस तरीके के मटेरियल पे मशीनिंग कर पाता है, आप लोगों को पता है। पॉजिटिव रैक एंगल जो है ये बेसिकली वीक होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। तो कम मैकेनिकल स्ट्रेंथ होने की वजह से ये आप लोगों का डक्टाइल और सॉफ्ट मटेरियल जो होते हैं उनकी मशीनिंग के लिए सूटेबल है। जीरो रेक एंगल जो है आप लोगों का वो यूज होता है जनरली ब्रास एंड कास्ट आयरन के लिए। और नेगेटिव रेक एंगल जितने भी हैं ये आप लोगों के होते हैं यूज किसके लिए, ब्रिटिल एंड हार्ड मटेरियल्स की मशीनिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव रैक एंगल किसके लिए होगा, ब्रिटिल, डक्टाइल, बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, नन ऑफ द अबव। तो डक्टाइल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डक्टाइल आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, नेगेटिव रैक एंगल इज गिवन फॉर मशीनिंग ऑफ। नेगेटिव रैक एंगल अभी बताया आप लोगों का ब्रिटिल एंड हार्ड मटेरियल की मशीनिंग के लिए इसको यूज करेंगे। तो बिना टाइम कमाए हमारा यहाँ पे 17th का ए क्वेश्चन करेक्ट है। देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिया या एक आध बार पहले देख लिए और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लिक कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगी ऑलरेडी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रोडक्शन जो है ये मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आप लोगों का, ये जान लीजिए आप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम चिप फ्लो ड्यूरिंग मशीनिंग। आप लोगों का मैक्सिमम चिप फ्लो ड्यूरिंग द मशीनिंग होता है कब, आप लोग जब डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करते हो। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करते हो तो आप लोगों का मैक्सिमम चिप फ्लो होता है। ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है यहाँ पे आप लोग इसको जितना भी काट लो कोई फर्क नहीं पड़ता। With an increase in rake angle of tool life will be
आप लोग अगर रेक एंगल को इंक्रीज कर रहे हो, ये टूल है और यहाँ पे ये रैक एंगल अल्फा का जो वैल्यू है, ये जितना बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे ये और इंक्रीज हो गया, ये और इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना कम आप लोगों का एरिया बचा, ठीक है। जब आप लोगों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो टूल बहुत वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो वो जल्दी से ही ब्रेक हो जाएगा और टूल लाइफ वहां पे आप लोगों का डिक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज इन रैक एंगल ऑफ टूल, टूल लाइफ विल बी, टूल लाइफ इंक्रीज अगर आप लोग रैक एंगल को यहाँ पे अल्फा आप लोगों का इंक्रीज होगा, तो जो टूल लाइफ है आप लोगों का वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। तो 19 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए, व्हाट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेक एंगल इन डिग्रीज फॉर मैक्सिमम टूल लाइफ, ठीक है। तो ऑप्टिमम वैल्यू जो होता है मैक्सिमम टूल लाइफ के लिए वो 15 डिग्री होता है। आप लोग ये बात जान लो। ऑप्टिमम का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग इसका मैक्सिमम लिमिट तक जा सकते हो। इससे अगर ज्यादा गए रेक एंगल की पे तो टूल लाइफ आप लोगों का ड्रास्टिकली वहां पे क्या होने लगेगा, क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। For machining of carbide material, which of the following tool will be preferred? जब आप लोग कार्बाइड मटेरियल की मशीनिंग करते हो, ठीक है, फॉर मशीनिंग ऑफ कार्बाइड मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल बी प्रेफर्ड। यहाँ पे आप लोगों का जब कार्बाइड मटेरियल की आप लोग मशीनिंग कर रहे हो, कार्बाइड वर्क पीस का मटेरियल है ना कि टूल का, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा टूल आप लोग प्रेफर करोगे? कार्बाइड आप लोगों का कैसा मटेरियल है आप लोग जानते हो, इट इज द एक्सट्रीमली ब्रिटल एंड हार्ड मटेरियल, ठीक है। ब्रिटल एंड हार्ड मटेरियल है आप लोगों का ये, बहुत ज्यादा। और ये ब्रिटल और हार्ड होने की वजह से आप लोगों को मैं बता देता हूं क्या होता है। ये ब्रिटल और हार्ड मटेरियल बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव रेक एंगल वाला टूल यूज करना पड़ेगा, यानी कि स्मॉल, यानी कि आप लोग कह सकते हो लार्ज नेगेटिव रेक एंगल वाला करना पड़ेगा। लार्ज नेगेटिव रेक एंगल, समझ गए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रिटल और हार्ड मटेरियल आप लोगों का होता है। Which of the following tool will give the best result for machining of brass? थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो brass and cast iron should be machined by zero rake angle tool। जीरो रेक एंगल के टूल से ये आप लोगों का मशीनिंग किया जाता है। कौन? ब्रास एंड कास्ट आयरन, यानी कि जीरो रेक एंगल ऑफ द टूल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जीरो आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ये बात आप लोग जान लो। विद एन इंक्रीज इन साइड कटिंग एज एंगल, कीपिंग विड्थ ऑफ कट कांस्टेंट, डेप्थ ऑफ कट विल बी। यहाँ पे आप लोगों का साइड कटिंग एज जो है ये क्या कर दिया आप लोगों ने, क्या कर दिया यहाँ पे, इंक्रीज कर दिया, और विड्थ ऑफ कट सेम है तो डेप्थ ऑफ कट क्या होगा यहाँ पे। विड्थ ऑफ कट का मतलब है यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसको समझिए। मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, थोड़ी सी जगह लेनी पड़ेगी हमको। यहाँ समझिए आप लोग, और बहुत समझने की बात है अच्छे तरीके से। ये आप लोगों का यहाँ पे शाफ्ट है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, एक्सिस है, और ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये CS का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ आप लोगों का ये चिप प्रोड्यूस हो रहा है। कौन प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे चिप प्रोड्यूस होके आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है। विड्थ आप लोगों का यहाँ पे इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे अभी कितना है आप लोगों का, इतना है। ये डेप्थ ऑफ कट है। विड्थ ऑफ कट इतना ही रहना चाहिए, और डेप्थ ऑफ कट पे क्या फर्क पड़ेगा देखिए। अभी मैं इसको आप लोगों को वैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर थोड़ा सा इसको
वैसे भी आप लोगों को दिखाऊंगा फॉर्मूला से कनेक्ट करके। फॉर्मूला से भी हम लोग इसको करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा एक ये चीज देखने को मिल रहा है, ये बात आप लोगों ने यहाँ पे जानी कि इसमें आप लोगों का यहाँ पे देखिए ये है विड्थ ऑफ कट भी अभी भी इतना ही है जितना पहले था, जितना पहले था उतना ही अब है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का ये जो एंगल है सी एस का, ये इंक्रीज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को देख के लग भी रहा होगा, तो यहाँ पे ये विड्थ जो है आप लोगों का उतने ही विड्थ पे है, डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे आप लोगों का कम हो गया कि नहीं हो गया, जब अगर आप लोगों ने सी एस का वैल्यू यहाँ पे बढ़ाया। तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही सिंपल सा ये होता है, ये डेप्थ ऑफ कट होता है, ये फीड होता है, और ये आप लोगों का सी एस है। यहाँ पे ये सी एस है तो ये भी सी एस है। तो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, जो आप लोगों का डेप्थ ऑफ कट होता है ये होता है डब्ल्यू, विड्थ मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू कॉस सी एच। सपोज दैट मान के चलिए यहाँ पे आप लोगों का ये है, यहाँ पे आप लोगों का टूल लगा हुआ है, यहाँ पे भी तो इतना डेप्थ ऑफ कट है, लेकिन विड्थ ऑफ कट यहाँ पे जो है ये आप लोगों का कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ कट को तो ये सेम रख रहा है, यानी कि W1 इज इक्वल टू W2, C1 इज सॉरी CS इज इक्वल टू मान के चलिए आपने रख लिया 0, ठीक है। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू W cos 0, तो यानी कि D इज इक्वल टू आप लोगों का W के बराबर हो गया। ये बात आप लोग जान गए यहाँ पे, ठीक है। ये बात आप लोग जान गए। अब ये रिलेशन होता है आप लोगों का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आपका यहाँ पे मान के चलिए सी एस का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, सपोज दैट आपने इंक्रीज करके 30 डिग्री कर लिया, क्या दिक्कत है, डी इंटू डब्ल्यू कॉस 30 डिग्री। अब आप लोगों को पता है 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोगों का यहाँ पे, सी एस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोगों को पता है। एक बात बताइए, ये cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, रूट 3/2 होता है, और रूट 3/2 आप लोगों का 1 से कम होता है ना, 1 से तो कम ही होता है। यानी कि 0 पॉइंट चाहे कुछ भी आए 73 जो भी आए यहाँ पे 1.73 को अगर 2 से करोगे तो 0.83 या कुछ भी आए, W इतना आएगा। यानी कि आप लोगों का W यहाँ पे अगर इतना ही रख रहे हो तो डेप्थ ऑफ कट का जो वैल्यू है आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लेना, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता चल रही है। तो डेप्थ ऑफ कट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पहले कितने के बराबर है, W के बराबर है, और अब यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट का वैल्यू कितना हो गया, विड्थ के 0.83 टाइम हो गया, तो कम हो गया ना पहले से। यानी कि आप लोग साइड कटिंग एज एंगल को अगर बढ़ाते हो तो आप लोगों का यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट का जो वैल्यू है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए, तो विद इंक्रीज इन द साइड कटिंग एज एंगल कीपिंग विड्थ ऑफ द कट कांस्टेंट डेप्थ ऑफ कट विल बी डिक्रीजेज। तो डिक्रीज करेगा, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से विजुलाइज कराया है आप लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए, अब इसके बाद आगे आप लोगों का यहाँ पे क्या कहता है, ये 24 ही था। विद एन इंक्रीज इन रैक एंगल ऑफ टूल, टूल लाइफ विल बी, अगर आप लोग यहाँ पे रैक एंगल को इंक्रीज करते हो तो टूल का स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और टूल लाइफ आप लोगों का यहाँ पे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टूल का स्ट्रेंथ कम होगा तो टूल लाइफ भी कम होगा, यानी कि टूल लाइफ विल बी डिक्रीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 का कह रहा है, व्हाट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ साइड कटिंग एज इन डिग्री ऑफ मैक्सिमम टूल लाइफ। मैक्सिमम टूल लाइफ के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सी एस का जो वैल्यू है वो 15 से 30 डिग्री तक ही वेरी करता है। तो 30 डिग्री इज द मैक्सिमम ऑप्टिमल वैल्यू। तो ये ऑप्टिमल वैल्यू की बात कर रहा है। ये बात ऑप्टिमल वैल्यू से मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम लोग, ये वो चीज कह रहा है। अब देखिए, थर्मल क्रैकिंग ऑफ टूल अकर्स एट, थर्मल क्रैकिंग जो है टूल की वो किसकी वजह से होती है। थर्मल क्रैकिंग का मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर आप लोगों का हुआ और टूल में क्रैक्स वगैरह आ गए ड्यू टू रेड शॉर्टनेस की प्रॉपर्टी की वजह से।
तो आप लोगों ने देखा टेम्परेचर अगर आप लोगों का राइज होगा तो आप लोगों के टूल में क्रैक्स आएंगे, तो हाई टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए मैकेनिकल चिपिंग में अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल, तो यहाँ पे आप लोगों का जो मैकेनिकल चिपिंग है वो आप लोगों का किस तरीके से यहाँ पे अकर होता है। मैकेनिकल चिपिंग ऑफ द टूल जो होता है वो आप लोगों का कब होता है, जब आप लोगों के वर्क पीस में हार्ड कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ड कंस्टिट्यूएंट्स जब आप लोगों के प्रेजेंट होते हैं तो वो कटिंग एज को वहां पे डिटोरिएट करते हैं। तो ऐसी चीजें HSS टूल में ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील का कोई टूल होता ही नहीं है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर नहीं है। अगर इसकी जगह पे यहाँ हाई स्पीड स्टील टूल होता तो मैं मानता, माइल्ड स्टील का टूल जनरली यूज नहीं होता। अब देखिए विद द passage of time there is loss in weight of tool, this phenomena is known as, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे with the passage of time there is loss in weight of tool, this phenomena is known as। टाइम अगर आप लोगों का क्या हो रहा है, निकल रहा है, आप लोग मशीनिंग करते चले जा रहे हो और टूल का जो वेट है वो लॉस कर रहा है, तो वो जो उसका वेट है वो जो लॉस कर रहा है वो एब्रेजन वियर से सबसे ज्यादा करता है। दैट मीन्स आप लोगों का ग्रेजुअल वियर इज द कॉज ऑफ लॉसिंग ऑफ वेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अब क्रैटर वियर अकर एट, आप लोग देखिए ये आप लोगों का भैया टूल है, यहाँ पे ये आप लोगों का टूल है, यहाँ पे बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये आप लोगों का यहाँ पे रेक सरफेस है, और ये आप लोगों का यहाँ पे फ्लैंक सरफेस है, ठीक है। फ्लैंक सरफेस है, यहाँ पे आप लोगों का ये जो सरफेस है इस सरफेस पे यहाँ पे क्या हो रहा है ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। इस सरफेस पे आप लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप लोगों का बोला जाता है क्रैटर वियर। क्या बोला जाता है, क्रैटर वियर बोला जाता है। और यहाँ पे जो होता है आप लोगों का ये बोला जाता है क्या, फ्लैंक वियर, ठीक है। ये आप लोगों का फ्लैंक वियर बोला जाता है और ये क्रैटर वियर बोला जाता है, और ये आप लोगों का फ्लैंक सरफेस है। दैट मीन्स क्रैटर वियर अकर्स एट, क्रैटर वियर आप लोगों का कहाँ पे अकर होता है, टूल फ्लैंक पे होता है। दैट मीन्स टूल फ्लैंक इज द करेक्ट, सॉरी टूल फेस पे होता है, रैक सरफेस पे टूल फेस इज द करेक्ट आंसर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, उस चीज पे नहीं जाना है, ठीक है। क्रैटर वियर आप लोगों का रेक सरफेस पे होता है, आप लोगों को अभी समझाया ही है, तो इतना आप लोग समझदार हो। तो टूल फेस इज द करेक्ट आंसर, टूल फेस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक सरफेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्रैटर वियर, अकर्स मोर इन सॉफ्ट टूल, अकर्स मोर हार्ड टूल, अकर्स मोर इन ब्रिटल टूल, नन ऑफ द अबव। जितना टूल आप लोगों का सॉफ्ट होगा उसमें उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से टूल का मटेरियल एब्रेजन करके उतनी ही जल्दी आप लोगों का चिप के साथ डिफ्यूज होके चलता चला जाएगा, और टूल का मटेरियल आप लोगों का यहाँ पे क्रैटर वियर उतना ही ज्यादा रखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के इस सेशन में आप लोगों का यहाँ पे एंड कर देते हैं, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए फिर, थैंक यू क्लास।